हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस ये विजन की 22 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। दैट इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग रिपोर्ट ऑन द इंडियन रेलवेज फाइनेंसेस। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज है ये हमारी देखो कवर होगी पॉलिटी में एंड गवर्नेंस में। फाइन, तो मेनली ये गवर्नेंस में कवर होगी। तो अभी कैग ने क्या रिपोर्ट दी है इंडिया रेलवे के फाइनेंसेस पे, क्या फाइंडिंग्स है। सबसे पहले क्या रिसिप्ट्स की डिक्रीज हुआ है, मतलब कि जो भी हमारी कमाई होती है वो कम हुई है। ठीक है, तो 2019-20 के कंपेयर मतलब 2018-19 में 6.4% इंक्रीज देखने को मिला था और 2019-20 में जो टोटल रिसिप्ट है वो 8.3% डिक्रीज हुई है। फाइन, टोटल रिसिप्ट डिक्रीज बाय द 8.3% इन 2019-20 एज कम्पेयर टू 6.4% इंक्रीज। मतलब कि 2018-19 में तो बल्कि बढ़ा था हमारी कमाई, लेकिन 2019-20 में घट गई है। क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब कि जो फ्री ट्रैफिक के थ्रू जो प्रॉफिट्स था दे वर यूटिलाइज टू कंपेंसेट फॉर द लॉस ऑन ऑपरेशन ऑफ द पैसेंजर एंड अदर कोचिंग सर्विस। फ्री ट्रैफिक मतलब कि जो मेनली मालगाड़ियाँ होती हैं तो उनसे जो हमें प्रॉफिट होता है उससे पैसे को हमने यूटिलाइज किया है कहाँ पे, जहाँ हमें लॉस हो रहा है, जैसे पैसेंजर ऑपरेशन में या फिर और कोचिंग सर्विसेज में। ऑपरेटिंग रेशियो, देखो ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या है, देखो मतलब कि जो रेलवेज का कितना खर्चा है और कितना मतलब कि कमाई है। मतलब कि 2018-19 में 97.2% थी। मतलब कि रेलवे को सिर्फ मतलब कि 100 रुपीज़ पे इतनी कमाई हो रही है, मतलब कि सिर्फ 3 रुपये की कमाई हो रही थी, लेकिन 2019-20 में वो और कम हो गई 98.3%। मतलब कि अगर इंडियन रेलवे इतना खर्चती है 98.3 रुपीज़ तब जाके उसको 100 रुपये की कमाई होती है, सिर्फ अब 1.5 रुपये की कमाई रहेगी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो द रेशियो ऑफ वर्किंग एक्सपेंडिचर टू द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द ट्रैफिक। हाइयर रेशियो, इसका मतलब जितनी रेशियो हाई होगी इसका मतलब हम जो सरप्लस अमाउंट है या जो रेलवे को प्रॉफिट हो रहा है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि रेशियो बढ़ गई तो इसका मतलब अब प्रॉफिट कम हो रहा है। रिकमेंडेशन क्या लिखी है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, फ्रीड कोर्टोज हम बढ़ा रहे हैं सो दैट हम अर्निंग बढ़ा सकें, और हमें क्या करना है, एंड वी शुड एक्सप्लॉइट आइडल एसेट्स टू इंक्रीज द अदर अर्निंग। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिसमें हमारी इंटरनल रेवेन्यूज बढ़ सके सो दैट जो हम किसी और चीज़ों पे डिपेंडेंस है उनको हम कंटेन कर सकें। इसके अलावा हमें ये देखना चाहिए कि जो कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिनकी वजह से लॉस हो रहा है तो उन पर काम करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, जो नॉन वर्किंग रेलवे पीएसयूज है मतलब कि जिसमें कोई लेना देना नहीं है उनकी प्रोसेस को वाइंड अप करना चाहिए और उनका काम तेज करना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे और कोई कोच या जो पैसेंजर टाइप्स हैं, जो आपकी पैसेंजर मतलब जो किराए हैं उनको रिविजिट करना चाहिए सो दैट हम ये देखें कि कितना कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हो रहा है और हम अपने जो लॉसेज हैं उनको रिड्यूस कर सकें। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं कि इंडियन रेलवेज को फाइनेंस कहाँ कहाँ से मिला जाता है। एक तो इसका खुद के इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं जहाँ से उसको जैसे मालगाड़ी से मिल रहा है या पैसेंजर से मिल रहा है। ठीक है, ग्रोस बजटरी सपोर्ट होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज होते हैं जो ही खुद बोरो करती है, जिसमें कुछ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग भी होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होता है। फाइन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडियन रेलवेज के कहाँ कहाँ से सोर्स होता है इनकम का। नेक्स्ट है श्रीलंका डिटेल्स 13 मोर इंडियन फिशरमैन। ठीक है, तो ये जो हमारी न्यूज़ है किसमें कवर होगी, इंटरनल मतलब कि इंटरनेशनल इश्यूज में कवर होगी। तो अभी क्या रिसेंटली का जो श्रीलंकन अथॉरिटीज़ है उन्होंने इंडियन के 68 फिशरमैन को डिटेन कर दिया है और 10 बोट्स को ये बोल के कि ये इलीगल क्या कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं या फिर पोचिंग कर रहे हैं श्रीलंका के वाटर में। ठीक है, या फिर उसके वाटर बॉडीज में। इंडिया ने ये इशू को लिया और ये सोचा है कि हम इंडिया के जो फिशरमैन हैं उनको जल्दी जल्दी रिलीज करेंगे और जो भी मतलब कि जो इशू हुआ है श्रीलंका के साथ। ठीक है, रीजंस क्या है इंडिया श्रीलंका फिशरीज डिप्यूट का। सबसे पहले क्या है, इंडिया श्रीलंका का क्या मैरीटाइम बाउंड्री है वो अच्छे से डिफाइन नहीं है। तो इंडिया और श्रीलंका ने ऑलरेडी 4 मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट्स को साइन किया हुआ है इन 2 सालों में, 74 से 76 में, लेकिन अभी भी कोई एक वेल डिफाइंड मैरीटाइम बाउंड्री नहीं है दोनों कंट्रीज में। इस वजह से क्या है, दोनों की वाटर बॉडीज को लेकर लड़ाई हो जाती है। वो बोलता है ये नहीं यार ये एरिया मेरा, वो बोलता है नहीं ये मेरा एरिया, जिसकी वजह से क्या है श्रीलंका की अथॉरिटी ने भी इंडिया के 68 फिशरमैन को डिटेन कर दिया। 1974 का जो एग्रीमेंट हुआ था वो दोनों नेशंस में इसलिए हुआ था, दोनों नेशंस में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, जो श्रीलंका के रिसोर्स रिच ये आइलैंड था जहाँ पे जो तमिल फिशरमैन ट्रेडिशनल फिशिंग देते थे। मतलब कि जहाँ पे जो इंडिया के फिशरमैन का ट्रेडिशनल कुछ राइट्स था वो उस वक्त इसको दे दिया था, किसको, श्रीलंका को।
फिर एक टाइटन सर्वेलेंस हुआ था 2009 से। श्रीलंका नेवी क्या कर रही है, अपनी जो मॉनिटरिंग है, अपनी मैरीटाइम बाउंड्री बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट की गई है, सो दैट कहीं जो तमिलनाडु के जो फिशरमैन है वो वहाँ पे चले ना जाए, या इंसर्जेंसी मतलब तो वहाँ पे चले ना जाए। इसके अलावा क्या, तमिलनाडु के कोस्ट में बहुत ज़्यादा मैरीन रिसोर्सेज को डिप्लीट किया जाता है, एज मीन दैट द इंडियन फिशरमैन आर ड्रॉन टू द रिलेटिव रिच रिसोर्स रिच श्रीलंकन वाटर। श्रीलंका ने ऑलरेडी बॉटम ट्रॉलिंग को बैन कर रखा है अपने वाटर्स में 2017 से, ठीक है। देखो मतलब मैंने क्या बोला है कि श्रीलंका ऐसा बोलता है कि जो इंडिया के फिशरमैन है वो श्रीलंका के वाटर से कुछ रिसोर्स रिच चीज़ों को ले जाते हैं, इसलिए क्या कर रखा है तमिलनाडु कोस्ट पे मतलब मैराइन रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। फाइन, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। स्पेशल असिस्टेंस मेजर एक्सटेंडेड टू द आंध्र प्रदेश इन लिव ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ठीक है, स्टेट स्टेटस। फाइन, अभी क्या, एज पर ऑब्लिगेशन एमनेटिंग फ्रॉम द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, तो जो फाइनेंस कमीशन नीति आयोग रिपोर्ट और जो स्पेशल असिस्टेंस मेजर हैं उनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ऑफ द सक्सेसर स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश वाज द एक्सटेंडेड। मतलब देखो सिंपल बात क्या है, 2014 में जब तेलंगाना बना था, किसके थ्रू बना था, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू बना था, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ था, फाइनेंस कमीशन और नीति आयोग की रिपोर्ट ने क्या किया था, आंध्र प्रदेश को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस दे दिया था, और अभी इस पर्टिकुलर स्टेटस को एक्सटेंड किया जा रहा है आंध्र प्रदेश को, ठीक है। अगर किसी स्टेट को स्पेशल असिस्टेंस स्टेट का स्टेटस मिलता है तो इसका मतलब क्या है, इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट फॉर द एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट साइन एंड डिस्पर्स ड्यूरिंग द 2015-16 टू 2019 बाय द स्टेट। फाइन, अब देखो एक सेकेंड गाइस, वेट, यस, अभी क्या है जो स्पेशल, एक सेकेंड यार, हाँ लेट मी सी, यस, हाँ देखो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो स्टेटस था सबसे पहले 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये क्लासिफिकेशन है जो सेंटर के द्वारा दी जाती है उन स्टेट को, सो दैट वो उस पर्टिकुलर स्टेट के डेवलपमेंट में असिस्ट कर सके। जो स्टेट ज्योग्राफिकली या सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फेस कर रही है, जैसे अगर उसमें हिली टेरेन्स है, या फिर कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, या फिर वो इकोनॉमिकली या इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्ड है, या फिर वहाँ पे स्टेट का फाइनेंस अच्छा नहीं है। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था, ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का स्टेटस है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और 3 हिली स्टेट तक लिमिटेड कर दिया था। इसके अंदर क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इन पर्टिकुलर स्टेट के 90% एक्सपेंडिचर को बियर करती है। मतलब कि देखो दो तरह की स्कीम्स होती है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है, एक सेंट्रल स्कीम्स होती है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वैसे तो क्या होता है 50-50 रेशियो का होता है, या फिर 60-40, लेकिन इन स्टेट्स के लिए 90% एक्सपेंडिचर बोरो कौन करती है, सेंटर करती है, ठीक है, एंड एक्सटर्नल रेट। जबकि सिर्फ जो भी इनको लोन दिया जाता है वो 10% इज गिवन एज लोन टू स्टेट एट 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और जो भी दिया जाता है उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लिखता। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इवन की जो हर बजट में दिया जाता है मनी वो लैप्स भी नहीं होता और कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। इसके अलावा जिन स्टेट्स के पास ये स्टेटस होता है उनको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ता, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आती है। राइट, तो आई होप आपको ये समझ में होगा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट का क्या क्या स्टेटस का क्या क्या बेनिफिट है। नेक्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट एग्रीटेक कोहोर्ट अंडर द साउथ साउथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च। तो अभी क्या है, एक एग्रीटेक कोहोर्ट को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, नीति आयोग और द यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड के द्वारा ज्वाइंटली अंडर SSIP दैट इज द साउथ साउथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो फार्मर जिनके पास बहुत स्मॉल होल्डिंग साइज है लैंड का अक्रॉस एशियन अफ्रीका, उनके पास जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड चैलेंजेस है आफ्टर पैंडेमिक उनको हम एड्रेस करेंगे। सबसे पहले SSIP को लॉन्च किया गया था जुलाई 2021 में, किसके द्वारा, AIM अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, किसके साथ, पार्टनरशिप के बात करके अभी हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के साथ, जिसमें हम क्या करें कि क्रॉस बॉर्डर मतलब कि एशिया अफ्रीका या फिर डिफरेंट कंट्रीज के बीच में क्या कर सके, कुछ इनोवेशंस और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज को एक्सचेंज कर सके। अब क्रॉस इंडिया, इंडोनेशिया, मालवी, मलेशिया, कीनिया, युगांडा एंड द जाम्बिया। फाइन, तो एग्रीटेक का मतलब क्या होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी विच इज रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर, सो दैट हम क्या कर सकें, आइदर हम एग्रीकल्चर में वेस्ट को रिड्यूस कर सकें, कॉस्ट एंड टाइम हम क्या कर सकें, कम कर सकें, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकें, एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकें, यील्ड बढ़ा सकें और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकें, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 3 जनरल एग्रीटेक को एक्सप्लेन किया गया, 3 तरह के ट्रेंड्स हैं। एक तो क्या होता है जैसे GM ग्रुप से हम क्या करते हैं, मेनली न्यू टेक्निक्स, मतलब कि न्यू टेक्निक्स हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम फूड की प्रोडक्शन
इतनी लेके आ सके जितनी हमारी कंजप्शन है। ठीक है, इंडिया में आप देखते हो अभी भी हम एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है, बिकॉज कंजप्शन ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है। इसके अलावा यही है कि हम क्या कर सकें, क्रॉस इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन को इनकॉर्पोरेट कर सकें। ठीक है, हमारा एग्रीटेक पे जो फोकस है वो बढ़ गया है, क्योंकि अभी भी जो हमारी 50% ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, और ये जीडीपी को 15 से 18% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। फाइन, इसके अलावा क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एवरेज इनकम इंक्रीज हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से हमारी वैरायटी ऑफ फूड या फिर न्यूट्रिशियस फूड की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में डिमांड बढ़ रही है। इनिशिएटिव क्या ली गई है इंडिया में, सबसे पहले गवर्नमेंट की एक फ्री ऐप है, दैट इज द किसान सुविधा, जो फार्मर को इन्फॉर्मेशन देती है करंट वेदर के बारे में, मार्केट प्राइस के बारे में, डीलर इन्फॉर्मेशन देती है, प्लांट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, किसके अंडर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर 2018-19 में, जिसमें हम क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर की एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को और इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। फिर आता है इसरो का जियो प्लेटफॉर्म, जिसका भुवन था, ये हमने काफ़ी बार पढ़ा है, जो डाटा प्रोवाइड करता है प्लांटेशन पे, पेस्ट को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो और वेदर रिलेटेड। फाइन, आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम अपनी, नेचुरल गैस लॉन्चेस ओपन एग्रीकेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम बिड राउंड 7। तो अब देखो गाइस, इसमें क्या, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, ये है क्या, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम जो मैकेनिज्म है, इसको लॉन्च किया गया किसके अंडर, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंडर, सो दैट हम क्या कर सकें, अपनी इंडिया में डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। देखो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन। एक वन लाइन में इसको क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इस मैकेनिज्म के अंडर क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स है वो क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस के ब्लॉक्स को कार्व कर सकते हैं बाय असेसिंग। देखो, अब आपको हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोर करना है, तो वो आप कहाँ से लोगे, वो आप लोगे तो यहीं से ना, ज़मीन से लोगे, कहीं से तो लोगे। तो अब आप जो भी बंदा इसमें इन्वॉल्व होगा तो वो क्या करेगा, नेशनल डाटा रिपोजिटरी पे डाटा देखेगा। ठीक है, उस पे एक डाटा होगा, दैट इज एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन डाटा, उस पर उसको पता चल जाएगा कि कौन सा ब्लॉक है और वहाँ से वो इस चीज़ को ले सकता है, और फिर उसको एक सबमिट करना होगा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको वो दे देगी। मतलब सपोज करो, सीधी बात है, अगर आपको ये ज़मीन चाहिए जो गवर्नमेंट की है, तो आप क्या करोगे, आप पहले तो देखोगे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कि हाँ कौन कौन सी ज़मीन गवर्नमेंट के पास है, फिर आप क्या करोगे, अपनी जो है इंटरेस्ट एक्सप्रेस करोगे उसको कि हाँ मैं इसमें लेना चाहता हूँ, और फिर गवर्नमेंट उसको आपको देगी अगर उसको लगेगा। ठीक है, विदाउट वेटिंग फॉर द फॉर्मल विड्रॉल फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसके अंदर 7th राउंड के अंदर 8 ब्लॉक्स हैं जो कि 6 सेंटीमीटर बेसिस पे स्प्रेड है 5 स्टेट्स में, जिसके अंदर निवर्ट इतना एरिया कवर है, जिसके अंदर से क्या कर सकते हो, आप हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। जो HELP है वो लॉन्च हुई थी 2016 में, मार्च 2016 में, जिसने न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया था। सिग्निफिकेंस क्या है इसको, सबसे पहले कि हमने इसमें रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में चेंज कर दिया था फॉर प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, सिंगल लाइसेंस फॉर ऑल द हाइड्रोकार्बन इंस्टेड ऑफ सेपरेट। पहले क्या था, सिर्फ सेपरेट लाइसेंस मिलता था अलग अलग हाइड्रोकार्बन के लिए, अभी सिंगल लाइसेंस मिलता है फॉर एवरी ऑल हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा इसमें जो रॉयल्टी रेट्स हैं वो थोड़े कम हैं। ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम 2% इन अल्ट्रा डीप ऑफशोर टू द 12% ऑन लैंड विद नो रॉयल्टी फॉर फर्स्ट ईयर्स इन केस ऑफ डीप सी ड्रिलिंग। ऑल्सो कंसेशन है कुछ रॉयल्टी रेट्स में फॉर अर्ली प्रोडक्शन, अगर आप जल्दी एक्सप्लोर कर लेते हो तो आपको कुछ रॉयल्टी रेट्स में कमी मिलेगी। ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी सिंपल है और प्राइसिंग और मार्केटिंग फ्रीडम भी है। ठीक है, ये कुछ नया था जो आज हमने पढ़ा। अब हम बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। पहली न्यूज़ है इसमें CACWS अमेंडमेंट बिल 2021। लोकसभा ने क्या किया है, रेफर किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट, CWS कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी अमेंडमेंट 2021, और ये लोकसभा ने रेफर किया किसको, स्टैंडिंग कमेटी के लिए, तो दैट इस बिल को लेके हो जाता है हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें। इस बिल में ये कि हमने क्या करना है, इस एक्ट के अंदर जो भी डिसिप्लिन मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना है, और हमें टाइम बाउंड मैनर में जो भी केसेस हमको डिस्पोज करना है, जो केसेस चल रहे हैं अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अगर हम इनके मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन करते हैं तो इससे क्या होगा, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी एड्रेस होंगे जो इंस्टीट्यूट के डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन या आर्म्स में हो रहे हैं, और ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल। गवर्नमेंट ने रिसेंटली इन्फॉर्म किया है कि वर्ल्ड जो है ये इंटरनेशनल वो अभी तक कहीं भी डिफाइन नहीं है हमारे किसी भी लॉ में। हाउएवर कुछ क्रिमिनल लॉज हैं या कुछ वेरियस जुडिशनल प्रोनाउंसमेंट्स हैं जो अनलॉफुल है इस तरह की एक्टिविटीज़ को डील करती हैं, जो हमारी इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को इफेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमने एक आर्टिकल इंसर्ट किया था, आर्टिकल 31B,
जिसने कुछ इंटरनेशनल एक्टिविटी को डिफाइन किया था। लेकिन फिर उस वक्त आर्टिकल 31D को बाद में 43rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, तो मतलब एक बार आया था हमें एक्ट जिसके अंदर हमने इंटरनेशनल एक्टिविटी को डिफाइन किया था, लेकिन बाद में उसको एक्ट को आर्टिकल को हटा दिया गया था। नेक्स्ट है NSE प्राइम। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक अपना न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव स्टार्ट किया, दैट इज NSE प्राइम। ये एक तरह का फ्रेमवर्क होगा जो प्रिस्क्राइब करेगा कि किस तरह से हम कॉर्पोरेट को अच्छे स्टैंडर्ड से गवर्न कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से आप कंपनीज को लिस्ट कर सकते हो, देन दोज रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशन। जो भी सभी NSE लिस्टेड कंपनीज है वो अब NSE प्राइम वॉलंटरी को भी अडॉप्ट करेंगी। बेनिफिट्स क्या होगा, सबसे पहले क्या होएगा, इस पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे। अब इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, अपनी कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे टू हैव वॉलंटरी साइंड अप फॉर द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके अलावा इन्वेस्टर्स की क्वालिटी, ब्रॉडन द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स इन द लिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट है इंडियन फ्लैगशिप टर्टल। तो इसको अभी स्पोर्ट कहते हैं, कहाँ पे, तेलंगाना के सिरनापल्ली फॉरेस्ट में। तो इसमें अब देखो आपको क्या पढ़ना है, कहाँ मिला, तेलंगाना में, और ये सिरनापल्ली फॉरेस्ट का है, तेलंगाना में। इधर इसके बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन सॉफ्ट शेल टर्टल है, कहाँ पाया जाता है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। स्टेटस के IUCN वल्नरेबल है और लिस्टेड है इन शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना कुद्दनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तमिलनाडु, पहले भी पढ़ा हुआ है। रशिया के द्वारा जो एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन चलाया जाता है, रोस्टनम, उन्होंने क्या करा है, KNPP के 6th यूनिट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी है। ये पावर प्लांट की जो कंबाइंड कैपेसिटी वो 6000 मेगावाट है। अगर हम 6 यूनिट, अभी तक इसकी 6 यूनिट्स हैं, ठीक है, तो इसकी कंबाइंड कैपेसिटी 6000 मेगावाट है। रशिया इसको बिल्डअप कर रहा है अंडर एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट ऑफ 1988 और सभी एग्रीमेंट्स को फॉलो कर रहा है जो उसने 1998 2008 में भी किए हैं। KNPP इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है जो क्या करता है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। एग्जिस्टिंग जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो यूज़ करता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर या बॉइलिंग वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, लेकिन ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है भाई, ये वाली। तो ये थोड़ा सा याद करना। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था, इट कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है आर्म्ड इंजीनियर रिकॉनेसेंस व्हीकल। तो अभी ये जो पहला ऐसा नेक्स्ट जनरेशन जो व्हीकल था इसको इंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी में। इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया सो दैट जो मिलिट्री इंजीनियर्स हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है कि किस तरह से टेक्टिक करनी है, कॉम्बैट करना है फॉर कैरिंग आउट टेरेस्ट्रियल एंड अंडर वाटर सर्विस, उनको वो डील कर सके। ये कॉम्बैट इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा फॉर ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशंस इन प्लेन्स में भी, डेजर्ट में भी और रिवर एंड टेरेन में। इस सिस्टम को डिजाइन किया बाय DRDO के 2 फैसिलिटीज़ में, एक तो व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो कि अहमदनगर में और दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो कि पुणे में है। इसको मैन्युफैक्चर किया गया बाय द ऑर्डेंस फैक्ट्री मेथड। तो भाई डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर में फ़र्क होता है। डिज़ाइन किया गया DRDO के इन 2 आर्म्स के द्वारा और मैन्युफैक्चर किया बाय द ऑर्डेंस फैक्ट्री मेथड। नेक्स्ट न्यूज़ है कुछ प्लेसेस है न्यूज़ में। सी ऑफ जापान। तो ये एक सबमर्ज रशियन सबमराइन है जो सक्सेसफुली जिसने क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया गया है सी ऑफ जापान से। इट इज़ बाउंडेड बाय जापान एंड सैक्लेनाइट ईस्ट में और रशिया कोरिया इसके वेस्ट में है। ईस्ट चाइना सी से कनेक्ट होता है साउथ से और ऑक्सफोर्ड सी से नॉर्थ में। देखो अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको सब पता हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे जापान क्लेम करता है कि जो कुरिल आइलैंड है जो सी ऑफ ओक्टोक में वो उसका है जो अभी रशिया ने ले रखा है, ठीक है, विच टोक्यो रेफर्स टू एज नॉर्दर्न टेरिटरी। ठीक है, लास्ट न्यूज़ है आज की, पर्सनैलिटी है कुछ न्यूज़ में। इनका आज बर्थडे भी है, श्रीनिवास रामानुजा। ही वॉज बोर्न ऑन 22 दिसंबर 1887 एंड लिव अंटिल 26 अप्रैल 1920। इनकी बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है और इसको नेशनल मैथमेटिक्स डे भी बनाया जाता है। ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी और पहले इंडियन थे जिन्हों को इलेक्ट किया गया था ना फुल ऑफ ट्राइनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया था उन्होंने मैथमेटिक्स में, एनालिटिकल थ्योरी ऑफ नंबर्स, इलिप्टिक फंक्शन, क्वांटिटेटिव फ्रैक्शंस, इनफाइनाइट सीरीज, ये सब। तो इनकी जो ट्रेजर्ड फाइंडिंग थी सबसे ज़्यादा वो थी इनफाइनाइट सीरीज फॉर पाई, ठीक है, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ मैनी एल्गोरिथम जो आज हम यूज़ करते हैं। इनकी लाइफ को पोर्ट्रे भी किया 2015 के फिल्म थे द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। फाइन। तो यहाँ पे जो डेली करंट अफेयर्स थे 22 दिसंबर वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।